हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। आप सभी स्टूडेंट जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सब के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हम जहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। लाइक वीडियो को अगर पसंद आया तो निश्चित रूप से लाइक करें और शेयर भी निश्चित रूप से किया कीजिए। ये हमारा कुछ सोशल अकाउंट है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम लिंक है। आप टेलीग्राम लिंक में निश्चित रूप से ज्वाइन हो जाइए। यह है हमारा टेलीग्राम लिंक। तो आइए हम अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं। हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट में हमने 12 और 13 दो आर्टिकल पढ़ लिए थे। तो अब आते हैं हम उससे आगे हमारा आर्टिकल नंबर 14 की तरफ। आज हम आर्टिकल 14 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल राइट FR हमारे संविधान का बेस, हमारे संविधान का मूल है। इसी पे हमारा संविधान टिका हुआ है। आर्टिकल 12 और 13 फंडामेंटल राइट में हम पढ़ चुके हैं। 12 था जिसमें डिफिनीशन दिया हुआ है फंडामेंटल राइट का, और 13 में संवैधानिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। अब आर्टिकल नंबर 14 आते हैं। आर्टिकल नंबर 14 हमें बताता है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 का कहने का मतलब है कि हम सभी देशवासी कानून के सामने, लॉ के लिए बराबर हैं। एक जुर्म का अगर किसी एक व्यक्ति को 10 साल सजा है तो उसी जुर्म के लिए, चाहे वो MLA हो, MP हो, या कोई बड़े नेता हो, या फिर कोई बड़े व्यापारी हो, सबके लिए 10 ईयर ही सज़ा होगा। ये कहना है हमारे आर्टिकल 14 के अनुसार कि जो भी लॉ है ना, कानून के हिसाब से, कानून के नज़र में सभी लोग समान होते हैं। ये आर्टिकल 14 का कहना है। अब आइए हम आर्टिकल 15 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 का कहना है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कहने का मतलब धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जन्म, जाति, धर्म, लिंग, इन सभी से किसी भी कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 15 का कहना है। अगर हम आर्टिकल 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 का कहना है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो भी गवर्नमेंट जॉब होगा, UPSC हो, BPSC हो, इन सब में जो भी अवसर दिया जाएगा वो सबको इक्वल दिया जाएगा, समान दिया जाएगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जितना भी होगा उन सभी में भारत के सभी नागरिकों को बराबर अवसर दिया जाएगा। अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के कैटेगरी में जितना भी
आते हैं व्यक्ति, सबको ये अधिकार है कि वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आर्टिकल 16 का यही कहना है। आर्टिकल 17 की ओर बढ़ते हैं तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, इसका मतलब हुआ छुआछूत। जैसा कि पहले ज़माने में होता था नीच, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब था। तो जब हमारे संविधान बनाने के लिए सभी लोग बैठे तो लोगों ने इसका भी ख्याल रखा कि आने वाले समय में ये चीज़ ना बढ़े, ये चीज़ समाप्त हो जाए। इसके लिए उन्होंने इसे एक फंडामेंटल राइट में डाला और फंडामेंटल राइट 17 के अनुसार, आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत का अंत करना ही इसका उद्देश्य है। छुआछूत के खिलाफ आपको फंडामेंटल राइट प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 18 के अनुसार उपाधियों का अंक, आर्टिकल 18 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज से भारत में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है। कोई व्यक्ति न अपने आगे सर लगा सकता है, हम जो आप जो सर के लिए संबोधन करते हैं वो एक टीचर के लिए संबोधन करते हैं। ये उपाधि नहीं होता है किन्हीं के लिए। आप नाम के आगे में ऑफिशियली सर नहीं लगा सकते, या आप महाराजा नहीं लगा सकते, राजा नहीं लगा सकते, नवाब नहीं लगा सकते। ये सब जितने भी उपाधियां थी, ये सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 18 के अनुसार। अगर कोई आदमी आर्टिकल उपाधि लगाता है तो अमान्य घोषित होगा, उसकी उपाधि छीन ली जाएगी। गवर्नमेंट भी चाहकर भी किसी को उपाधि नहीं दे सकती। ये भी आर्टिकल 18 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो भी किसी को उपाधि नहीं दे सकती। तो फिर आप कहिएगा जो ये पद्म भूषण या भारत रत्न है ये क्या है? ये उपाधि नहीं होता है। आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं कह सकते। यह सिर्फ एक पुरस्कार होता है जो दिया जाता है, यह उपाधि नहीं होता है। डॉक्टर उपाधि नहीं होता है, डॉक्टर डिग्री होता है। इसलिए अपने नाम के आगू में डॉक्टर लगाया जाता है क्योंकि उनके पास उस चीज़ का डिग्री है। यह उपाधि नहीं होता है। ये सब बातों का आप ख्याल रखिए। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके अब हम विस्तार से इन बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या कहता है उस बारे में हम जानेंगे। हम कुछ जूम कर रहे हैं आपके लिए जिससे आपको स्पष्ट रूप से नजर आए। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। सही नहीं, यहाँ सभी होगा। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनेगा और वो कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। यह अनुच्छेद 14 के अनुसार कहना है, चाहे वो MP हो, MLA हो या और भी कोई, सबके लिए कानून बराबर है, सेम है, एक समान ही है। अब हम आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके धर्म के, नस्ल के, जाति के, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य आपको किसी भी योजना से वंचित नहीं कर सकता है। अगर कोई सरकारी जॉब है तो उसमें आपको समान अवसर दिया जाएगा। रहने, खाने, पीने किसी भी आधार पे आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप अगर अलग धर्म से हैं, अलग जाति से हैं, लिंग आपका अलग है या जन्म स्थान अलग है, इसमें आपको
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 का यही कहना है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े अनुच्छेद 16 की ओर, तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अपवाद में आरक्षण को छोड़कर। 103वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें 16(6) जोड़ा गया और सामान्य श्रेणी से आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया गया। कहने का मतलब ये है कि लोक नियोजन के विषय में, अर्थात जो भी सरकारी जॉब है या भी कोई सरकारी वैकेंसी है, उसमें अवसर की सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अपवाद के रूप में आरक्षण को छोड़कर, जो आरक्षण अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को मिलता है, इन आरक्षणों को छोड़ के बाकी सभी स्थान पर समान अवसर दिया जाएगा सभी के लिए। अनुच्छेद 16 यही बताता है। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। छुआछूत इंग्लिश में भी है, आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में पढ़िए, और इतना तो हम मान ही सकते हैं कि आप हिंदी में समझ सकते होंगे। 17 कहता है, अनुच्छेद 17 की जो भी छुआछूत है ना, जो आज़ादी से पहले था और आज़ादी के कुछ दिनों बाद तक ही रहा, कुछ तो अभी भी है, लेकिन अंततः अभी समाप्त होने के कगार पे हैं, तो छुआछूत की जो परंपरा चली आ रही थी, इसे एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अनुसार। अगर आपको कोई छुआछूत के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो आपका यह फंडामेंटल राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियोकांत, सेना या विधि संबंधी सामान्य के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 18 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज से भारत में रहने वाले सभी लोगों के किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे, न सरकार किसी को कोई उपाधि दे सकती है। पहले जो राजा महाराजा की उपाधि हुआ करते थे, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में भी 4 आर्टिकल आते हैं। ये चारों आर्टिकल हैं 19, 20, 21, 22। ये 4 आर्टिकल आपको राइट टू फ्रीडम में आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। इसके अनुसार अनुच्छेद 16 कहता है कि वाक् स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है 19 के अनुसार। इसका विस्तृत भी हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ संक्षिप्त देखिए।
कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है 19 से अनुच्छेद। अनुच्छेद 20 आपको बताता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक अपराध के लिए एक ही सजा। अभी सिर्फ इतना समझिए। अपराध एक आर्टिकल 21 बताता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आपकी जान की हिफाजत, दूसरे की जान की हिफाजत। आप न किसी की जान ले सकते हैं, न कोई आपका जान ले सकता है। इसको आपको स्वतंत्रता दी गई है, संरक्षण दी गई है इसका आपको। आर्टिकल 22 के अनुसार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 आपको बताता है। चलिए अभी का विस्तार हम जानते हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है ये हम जानते हैं। आर्टिकल 19 बोलता है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। ठीक, 6 ही है अभी सिर्फ। मूल संविधान में 7 था, ये हम आपको बता ही चुके हैं, अभी सिर्फ 6 है। 19 फर्स्ट ए बोलता है, बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप किसी भी स्थान पे जाइए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपना एक्सप्रेशन व्यक्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, आप बोलिए, पर आपके बोलने या आपके एक्सप्रेशन के किसी और को हानि न पहुँचे, इसका भी ख्याल आपको रखना है। जब आपका बोलना, आपका एक्सप्रेशन किसी और के लिए उसकी स्वतंत्रता की हानि पहुंचाता है तो वो आपके स्वतंत्रता से बाहर हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिए, गवर्नमेंट के खिलाफ अपना एक्सप्रेशन जाहिर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप व्यक्ति विशेष के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। 19(1)(b बोलता है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, टू असेंबल पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स। अर्थात आपको यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप शांतिपूर्वक अपनी सभाएं आयोजित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सभा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो देशद्रोह में सभा नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ सभा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको आंदोलन करना है, कीजिए, पर शांति से। आप उसमें वेपन का यूज नहीं कर सकते, आप उसमें हथियार का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आपको 19 फर्स्ट ए बताता है। 19(1)(c बताता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ का मतलब क्या है? आप अपना कोई यूनियन बना सकते हैं, कोई अपना, आप जैसे अभी आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन चल रहा है तो बहुत सारा किसान संगठन है, तो उन्होंने अपना अलग अलग संघ बना रखा है। तो ऐसे आपको संघ बनाने की पूरी आज़ादी दी गई है। आप अपना संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। उस संगठन के बल पे आप सरकार को झुका भी सकते हैं, इसकी भी आपको आज़ादी दी गई है। पर इस सब में शांति का ध्यान आपको रखना है। संघ बनाने की आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट की अगर हम चले तो नेक्स्ट है हमारा 19(1)(d। ये आपको बताता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, टू मूव फ्रीली थ्राउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप देश के किसी भी राज्य, किसी भी शहर में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, इसकी आपको पूरी आज़ादी दी गई है। वहाँ के लोग, वहाँ के समाज, वहाँ का सरकार, वहाँ का गवर्नमेंट आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं रोक टोक कर सकता है, क्योंकि यह आपकी आज़ादी की सवाल है। तो आपको यह आज़ादी दी गई है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं। इसकी आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है।
देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने के लिए भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। संपत्ति का अधिकार भी आपको दिया गया है। संपत्ति का अधिकार ये आपको नहीं दिया गया है, ये आपको नहीं दिया गया है। FR में, फंडामेंटल राइट में, आपको संपत्ति का अधिकार जो पहले था 19(1)(f) में, इसे हटा दिया गया है, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। यही था जो हमारा 7वां था, और इसी 7वां को हटा दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ 6 बचा है। तो आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखें। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट जी बोलता है आपको कि आप देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, बस उस व्यापार के देश की स्वतंत्रता को हानि न हो, व्यक्ति विशेष को हानि नहीं होनी चाहिए। आप तब कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी आपको पूरी आज़ादी देगी। यहाँ एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। अनुच्छेद 19A जो हम जाने थे, अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, जहां हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। यहीं पे प्रेस का जो फ्रीडम है उसका भी इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले वो जान लेते हैं कि क्या सब है, फिर हम एक बार में आपको समझा देते हैं। ये है, अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ए है। बी बताता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, और सी बताता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है ये समझिए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी प्राप्त है। अगर आपसे अपराध हुआ है तो आप अपना वकील रखिए, आप कोर्ट में ये साबित कीजिए कि आपने अपराध नहीं किया, इसकी आपको संरक्षण भी दिया गया है। अगर आपको अपना वकील रखने की क्षमता नहीं है, उतना आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट अपना वकील प्रोवाइड कराएगी आपके संरक्षण के लिए। जब तक कि ये पूरी तरह से साबित नहीं हो जाए कि हाँ आपने ही ये जुर्म किया है, गवर्नमेंट आपको संरक्षण देगी। बल्कि ऐसा बहुत कम ही होता है, पर ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट है। हम मान सकते हैं अपने लिए वकील, गवर्नमेंट से भी मान सकते हैं, ये हमारा राइट है। इसी के हक ए में बताया गया है कि मानिए कोई व्यक्ति है रमेश, उसने किसी का पर्स मार दिया। तो जब वो पर्स मारा, उस वक्त पर्स मारने का जो जुर्माना था वह था 300 रुपया। ठीक है, उसने 300 रुपया दे दिया, मामला दफा हो। वही रमेश व्यक्ति एक दिन अपने मोदी जी का पर्स मार दिया। मानना ही है, मान सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते हैं। उस वक्त भी पर्स मारने का, पर्स चुराने का फाइन 300 रुपये ही था। पर मोदी जी का पर्स मार दिए। मोदी जी ने क्या किए, फटाफट एक बिल लाए, तुरंत कैबिनेट में पास किए, और पर्स मारने पर जो 300 रुपया जुर्माना था उन्होंने उसे 30,000 कर दिए। उन्होंने उसे 30,000 तो कर दिए, पर ये 30,000 इस व्यक्ति पे लागू नहीं होगा। ये जो रमेश व्यक्ति थे जो उनका पर्स मारा था, उन पे ये कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यही बताया गया है आपका आर्टिकल 19A में।
कि जब रमेश ने मोदी जी का पर्स मारा तब सिर्फ जुर्माना 300 रुपये ही था, और पर्स मारने के बाद ये बिल बना और तब जुर्माना 30,000 रुपये कर दिया गया। तो अब अगर कोई पर्स मारता है तो उसे 30,000 देना होगा, इस व्यक्ति को 30,000 देना नहीं होगा, क्योंकि तब सिर्फ 300 रुपये ही जुर्माना था। एक के तहत यही है। इसी को अगर 20B में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगा। कहने का मतलब, अगर मानिए वही व्यक्ति रमेश है और इस रमेश ने मोदी जी का पर्स मार लिया, फाइन 300 रुपया। पर भाई मोदी जी का पर्स मारा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं। मोदी जी ने फिर ये कानून बनाया और 30,000 कर दिया। अब बोला जा रहा है उससे कि भाई 300 तब था तो था, पर अब 30,000 है, तुम 30,000 भी दो। तो इस व्यक्ति के पास ये फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि हम 300 रुपया दे चुके हैं, हम अपना सज़ा कबूल कर चुके हैं, हम अपना सज़ा मान चुके हैं, अब उसी अपराध के लिए हमें फिर से सज़ा नहीं दिया जा सकता। थर्ड में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। कहने का मतलब, माने कोई व्यक्ति राम है, ठीक है, इसने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर तो कर दिया इसने, पर इस राम को ये जो राम है, इस राम को खुद के विरुद्ध जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता इसे कबूलनामे के लिए कि हाँ तुमने मर्डर किया है, तुम ये कबूल करो। ये गैर कानूनी है। पुलिस इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करे, सबूत इकट्ठा करे, तब इसे कोर्ट में पेश करे और इसे सजा दिलाए। हाँ, अगर इसका मन परिवर्तन हो गया और ये स्वयं ही ये मान लिया कि हाँ हम ही ने खून किए थे, इसकी सज़ा सिर्फ हमें ही मिलनी चाहिए, तो बात अलग है। पर पुलिस इस पे जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं डाल सकता किसी भी अपराध के लिए, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पुलिस अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, और किस तरह की खातिरदारी होती है ये आप लोग सब अच्छी तरह से ही जानते हैं। एक और यहाँ बात जान लीजिए, अगर आपको पुलिस अरेस्ट करके ले गई तो पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। पुलिस को यह अधिकार पावर ही है कि वो अरेस्ट के 24 घंटा के अंदर, अगर वर्किंग डे है तो, अगर इसमें छुट्टी हो गया तो बात अलग, पर वर्किंग डे में 24 आवर के भीतर उसे कोर्ट में पेश करना होता है मुजरिम को। अगर पुलिस 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेशी नहीं करता है तो ये पुलिस की गलती होती है और पुलिस को इसका दंड देना पड़ता है। तो अपराधी को 24 घंटा के भीतर ही कोर्ट में पेशी करना पड़ता है पुलिस को। अगर कोर्ट में अपराधी ने ये साबित कर दिया कि पुलिस ये अपराधी है, अगर साबित कर दिया कि पुलिस ने उसे कोई मारा है, मारपीट किया है, तो पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना होता है। इसीलिए पुलिस को आप देखते होंगे अक्सर जो है वो पैर के जो नीचे का पोर्शन होता है, तरबा जिसे हम कहते हैं, उस पे अधिक मारता है या फिर हाथ पे मारता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता है, निशान नहीं बन पाता है, इसीलिए वहाँ पर मारा जाता है। नहीं तो अगर देह पर मारा तो चिन्ह बना, निशान बना, तो आसानी से कोर्ट में साबित हो जाएगा कि पुलिस ने इस पे जोर जबरदस्ती की है। यही कारण होता है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से बढ़ने से पहले हमारा टाइम हो चला है, आज का क्लास का टाइम हो चुका है। तो 20 तक हमने आज कवर कर लिए हैं, बचा हमारा 21 और 22। फ्रीडम में 21 और 22 दो बचा है, इन दोनों को और साथ पे नेक्स्ट का हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। इस क्लास के बाद 2 क्लास और लगेंगे,
फंडामेंटल राइट के लिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे निश्चित सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है, आपके अनुसार चलेगा, तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर निश्चित रूप से करें। तो चलिए लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, ये हम निश्चित रूप से आपसे कहेंगे। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सुझाव हो तो भी वो बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।